तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी रिव्यू ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाते जा रहा हूं वो आप अपने क्लास नोट्स में ही लिखते जाइए। तो सबसे पहले आइए देखिए क्या है। अंग्रेजी तो जब तक लिखेगी नहीं एनसीईआरटी तब तक एनसीईआरटी को चैन नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी लिख रही है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासिफाई हो रहे थे। ठीक है, इट हैज बीन डन इंस्टिंक्टिवली, not using criteria that were scientific but born out of a need of to use organisms for their own use, है ना। तो कोई एक साइंटिफिक क्राइटेरिया पहले नहीं डिवाइस किया गया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का टेक्निक किसने निकाला? एरिस्टोटल ने निकाला। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन किसने लिया था? एरिस्टोटल। तो लिखो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, क्या किया? तो he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He used सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो फिजिकली आप देख सकते हो। अगर आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है फिजिकल स्ट्रक्चर्स, आउटर स्ट्रक्चर, फिजिकल आउटर स्ट्रक्चर को हम फिजिकल आउटर स्ट्रक्चर जो है बेटा इसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कैसे? तो स्ट्रक्चर देख के, बाहर वाला स्ट्रक्चर देख के किसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को? प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया एरिस्टोटल ने। तो बेस्ड ऑन प्लांट्स को क्लासिफाई किया एरिस्टोटल ने किसमें? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया सर? एनिमल्स को क्लासिफाई किया इसने कैसे? विथ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दोज विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। लिखते जाओ मेरे साथ, दोज विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, है ना। एनीमिया और इनीमिया के फॉर्म में उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले पेज में। तो पहले पेज में एरिस्टोटल का जिक्र है। एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे किया था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? लीनियस ने दिया, कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस चाचा ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्लोस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो लिखो यहां पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? लीनियस ने दिया। ठीक है, तो लीनियस ने किसमें डिस्क्राइब किया? तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया किसमें? दो किंगडम में। कौन कौन सा दो किंगडम था? एक को कहा प्लांटे और दूसरे को कहा एनीमेलिया। ठीक है, तो जितने ऑर्गेनिजम्स एक जगह रह रहे थे, अपना खाना खुद से बना रहे थे, उसको प्लांट में डाल दिया। जो मूवमेंट दिखा रहे थे और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे थे, उसको एनिमल में डाल दिया। ठीक है, तो लीनियस ने क्या किया? क्लासिफाइड with Plantae and Animalia kingdoms were developed that included
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा क्या क्या काम नहीं किया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम नहीं किया वो का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पहला पॉइंट ड्रॉबैक पूछता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन को, क्या लिखोगे, पहला डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिज्म। तो अब यही बात है कि यूनिसेल्युलर भी एक जगह, मल्टी सेल्युलर भी एक जगह, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि डिस्टिंग्विशन नहीं हो पा रहा था यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। तो क्या चीज है कि पहला डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, दूसरा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में, तीसरा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में, है ना। तो दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organism did not fall in either category। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज अ लॉन्ग टाइम was found inadequate। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक यहां पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट क्या है कि बिसाइड्स ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी समझते हो, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, अ नीड वाज आल्सो फेल्ट टू इंक्लूड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कहीं भी तुम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ोगे ना बेटा, तो इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको कहते हैं हम फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, जब भी इवोल्यूशनरी रिलेशन की बात करेंगे, तो अभी इसने बोला कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, लीनियर्स के चक्कर में हम देख रहे थे क्या, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, बट अब हम फिर क्या यूज करने लगे, हम यूज करना चाह रहे थे कि नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कहां रहता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, ये सब चीज देखने की कोशिश कर रहे थे हम। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमें एक नया नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सी क्लासिफिकेशन आ गई, टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कोई जेन्युइन डाउट दिखेगा मैं उसका आंसर कर दूंगा, जो इसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में होगा, टाइम पास डाउट में नहीं आंसर कर रहा अभी। हाँ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने, और इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट में। क्या, पहला कर दिया प्रोटिस्टा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट बार बार इस पे सवाल आता है, प्लीज लिख। ठीक, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा बेटा, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसको इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वेयर
प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। क्या इसने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? नहीं, सारा प्रॉब्लम यहां पे भी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी काम नहीं कर पाया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी काम नहीं कर पाया। तो फिर एक और साइंटिस्ट है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में सर क्या होता है? तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। अगेन ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्या दिया? कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीज में डिस्क्राइब किया? तो इन्होंने एक और ऐड कर दिया। क्या इन्होंने बोला? भैया मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया। तो जितने प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स वेर प्लेस्ड अंडर मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोट्स वेर placed under क्या? किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जितने प्रोकैरियोट्स थे वो कहां पे आ गए बेटा? वो हो गया तुम्हारे किंगडम मोनेरा में आ गए। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, बट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी बहुत कुछ सॉल्व नहीं कर पाया। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी कहती है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर द डिफरेंट सिस्टम, the understanding of what organism या what group of organism will be included in this kingdom has been changing the number and nature of other kingdoms that will be understood differently by different scientists over time। मतलब वही वाली बात कह रहा है कि प्लांट और एनिमल किंगडम तो शुरू से एंड तक रह गया, बट क्या चीज प्लांट किंगडम में आएगा या क्या चीज एनिमल किंगडम में आएगा वो अलग, मतलब वो फीचर अलग अलग हो गया। मतलब हमने नंबर ऑफ किंगडम्स बढ़ा दिया जिससे हम अच्छे से क्लासिफाई कर पाए ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, उसके बाद जो एनसीईआरटी तुम्हारे सीधे आती है, एनसीईआरटी आती है तुम्हारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, और डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो आर.एच. विटेकर इन 1969, इस पर सवाल आया हुआ है, प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या भाई? तो इसने नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्या क्या नाम रखा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। किसने दिया भैया? ये दिया आर.एच. विटेकर ने। तो यहां पे क्या ऐड किया? फाइव किंगडम में क्या बढ़ गया? फाइव किंगडम में ये आ गया, जितने भी तुम्हारे नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे या नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स थे, उसको इसने एक नया किंगडम में डाल दिया, दैट इज फंगाई। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया था आर.एच. विटेकर ने, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है सर? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा बॉडी होगा उसका, है ना? बॉडी मतलब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। रिप्रोडक्शन, है ना? कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, एंड
फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सब फीचर यूज किया। क्या, मेरे साथ बोलिए, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की इन्होंने बात की। अब यहां पे एक टेबल है एनसीईआरटी का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर थैलस ऑर्गेनाइजेशन अगर दिया है तो 5 किंगडम क्लास, थैलस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, थैलस मतलब प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे बात कर। चलो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, ठीक है, आओ तो पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सेल टाइप, यहां प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारा यूकैरियोटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल यहां पे क्या बना होता है, सेल वॉल मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में अगर प्रेजेंट है तो पेलिकल वेलिकल का बना होता है, यूग्लिना में आपको देखने को मिलेगा, अभी बात करेंगे, ठीक है। यहां पे इस पे तो लिख दो पेप्टिडोग्लाइकन, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन यहां लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे काइटिन का बना हुआ इंपॉर्टेंट फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे प्लांट में सेल्यूलोज का बना होता है और एनिमल सेल में तुम्हारा एब्सेंट होता है, एनिमल्स में तुम्हारा एब्सेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल नहीं होता, तो यहां पे गया। ये दोनों यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे मल्टी सेल्युलर हो जाएंगे, तो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो यहां पे ऑटोट्रॉपिक है, कीमोसिंथेटिक हो सकता है और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल की मदद से खाना बनाने, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक भी हो सकता है। तो देखो बेटा, सिंपल सा चीज, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर तुम डब्बा बनाओगे तो कुछ ऐसा होता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई डब्बा बनाए तो पहला हो जाएगा अगर ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से बनाता है, बचपन में पढ़े थे, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक, जो किसी की मदद से खाना खाएगा, अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक का जब तुम एग्जाम्पल देखोगे तो ऑटोट्रॉपिक को तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहा है, या तो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब केमिकल्स के प्रेजेंस में खाना बना रहा है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा। तो 3 तरीके से काम करता है ये। पहला, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, मतलब होल फूड खा रहा है, जो हम खाते हैं, है ना, हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, होल फूड, जैसे चावल दाल ये सब तुम खा रहे हो ना, वो होलोजोइक आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फीड कर रहा है उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। और लास्ट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक बेटा क्या हुआ, पैरासिटिक मतलब होस्ट पे रहेगा भी और होस्ट को खाएगा भी, होस्ट पे रहेगा भी और होस्ट से ही अपना खाने का भी इंतजाम करेगा। तो ये 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो यही यहां पे बात कर रहा है, ठीक है। होलोजोइक मतलब होल फूड खाता है, सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, और पैरासिटिक मतलब रह भी उसी पे रहा है और खा भी उसी पे रहा है, ठीक है। आई, तो ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक कैसा है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। प्रोटिस्टा में यहां पे सैप्रोफिटिक गायब कर दिया है, ठीक है। सैप्रोफिटिक जो कि प्रोटिस्टा में तुम्हारा फैगोसाइटोसिस शो करता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करेंगे प्रोटिस्टा वाले, ठीक है। अच्छा,
यहां पे फंगाई में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिख रहा, तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही दिख रहा है। ठीक है, प्लांटे में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ही शो होगा। और एनिमिलिया में तुम्हारा होलोजोइक भी शो हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी शो हो सकता है ना। एनिमिलिया में तुम्हारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो हो सकता है और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो हो सकता है इन केस ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो ये टेबल आपका कंपाइल हो जाना चाहिए, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ याद करने का है नहीं। सेल टाइप तुम आराम से याद कर लोगे, सेल वॉल आराम से याद कर लोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दिख गया यहाँ पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा टेबल बिना किसी देरी के। अब आते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, या इसको हम कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने बोला था? कार्ल वूस ने दिया था, एनसीईआरटी लिख दिया है, तो यहां पे लिख दो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था, या इसको हम कह सकते हैं 3 डोमेन सिस्टम। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने मोनेरा को, जो मोनेरा था, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया में, या इसको कहा आर्किया। ठीक है, और यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया में, या इसको यू कैरिया। आर्किया और यूकैरिया। ठीक है, और यूकैरिया तो यूकैरियोट्स के लिए हो गया, सॉरी, यू बैक्टीरिया है ना, आर्किया और यू बैक्टीरिया। और लास्ट जो होगा तीसरा डोमेन जो आ जाएगा दैट इज यूकैरियोट्स के लिए यूकैरिया, है ना। तो ये 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक हो गया आर्किया, ठीक है, एक हो गया यू बैक्टीरिया, और तीसरा हो गया यू कैरियोट्स के लिए तो यू कैरिया। ठीक है, तो ये 3 डोमेन होगा, ये 3 डोमेन होगा, या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था कार्ल वूस ने। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल आता है इसमें कि किसके बेसिस पे किया था, बेसिस पे भी सवाल आता है। तो बेसिस किस पे किया था? आरएनए के बेसिस पे किया था, आरएनए के बेसिस पे किया था। ये इस पे सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में, एम्स में, तो ये डाल लीजिएगा किसके बेसिस पे किया था? बेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, पहला क्या? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट। पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग कर दिया गया उसको। ठीक है, तो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल वॉल्स। ठीक, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए पहला रीजन था क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, इट बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे विथ अदर ग्रुप्स दैट वेर यूकैरियोटिक। ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह हुआ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ रख दिया। ठीक है, दूसरा जो हमने बात किया था कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को साथ रख दिया था, जैसे क्लमाइडोमोनास तुम्हारा
यूनिसेल्यूलर है, स्पायरोगैरा तुम्हारा मल्टी सेल्यूलर है। तो इन दोनों को एल्गे में रख दिया था, ये भी गलत बात है। ठीक है। चौथा, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। तो ये दोनों प्लांट में थे, मतलब फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक था, प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक था। तो यहां पे भी गड़बड़ हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा, फंगाई का जो सेल वॉल था वो काइटिन का बना हुआ था, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ था, बट फिर भी इनको साथ रखा। फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ था, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना था, बट फिर भी इनको साथ रखा। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। प्लांट और एनिमिलिया अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और वायरस भी पढ़ेंगे, वायरस किसी में भी नहीं आता है, वायरस किसी में भी नहीं आता। डन। शुरू करें किंगडम मोनेरा से। ठीक है। अब मोनेरा का जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल वगैरह, वो प्रोकैरियोटिक सेल में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं, तो यहां नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सबसे ज्यादा आबादी में पाए जाते हैं, सब जगह प्रेजेंट है। ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन ट्रेंचेस एंड वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहां पे कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पे भी तुम्हारा किंगडम मोनेरा सर्वाइव कर जाते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे मान लो कि ये यहां पे पाए जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स में, इसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है। दूसरा, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं हैलोफिल्स। ठीक है। तीसरा, र्यूमेन ऑफ कैटल में पाए जाएंगे, है ना, तो इसको हम कहते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोफिल्स या तो कह सकते हैं। ठीक है। या मिथेनोबैक्टीरियम जो इसका टाइप हो गया। ठीक है। तो थर्मो एसिडोफिल्स कहां? हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पे है। ठीक है। हैलोफिल्स कहां? सॉल्टी एरिया, जहां पे सॉल्टी एरिया है या जहां मार्शेस है। और मिथेनोफिल्स कहां हो गया भैया? जहां पे मीथेन बहुत ज्यादा है, जहां पे मीथेन बहुत ज्यादा है उसको हम मिथेनोफिल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेनी ऑफ देम लिव्स इन और अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट। तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी रह लेंगे, तो पैरासाइट के फॉर्म में भी ये दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। कौन कौन सा भैया? पहला, कॉकाई, स्पेरिकल है तो कॉकस या कॉकाई स्पेस आ सकता है। जैसे एग्जांपल आ जाएगा इसका, स्पेरिकल का एग्जांपल लिखोगे तो स्पेरिकल का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस, डिप्लोकॉकस, है ना, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिए। ठीक है। स्पेरिकल एग्जांपल आ गया स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है। हम लोग को बहुत तरह का कॉकस पढ़ाते थे, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस सब पढ़ाते थे, तुम्हें मैं एहसान कर रहा हूं तुम पे, नहीं पढ़ा के ये। ठीक है। अच्छा, दूसरा, रॉड शेप, क्या कहते थे? बैसिलस। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, बैसिलस सबटिलिस, है ना, तो इसका जो भी एग्जांपल आ जाएगा वो बैसिलस वाले पे आ जाएगा। बैसिलस वॉल्यूटेंस, दुनिया भर का एग्जांपल है। ठीक है। कॉमा शेप, तीसरा, क्या कॉमा शेप मतलब विब्रियम, तो हम लोग पढ़ा था विब्रो कोलेरा, है ना, तो कॉमा शेप्ड क्या होगा? एग्जाम्पल विब्रियम, या हम पढ़ते हैं इसको विब्रियो कोलेरा। क्या कहते हैं इसको? विब्रियो कोलेरा। एंड उसके बाद
स्पाइरल शेप्ड, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइर्यूलम, इसको हम बोलते हैं स्पाइर्यूलम। क्या बोलते हैं? स्पाइ, ये तुम्हारा स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। स्पाइर्यूलम भी तुम्हारे दुनिया भर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। रोडोस्पाइरुलम भी होता है, अलग अलग तरह का। स्पाइरल है तो स्पाइरुलम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कैसा कैसा हो गया? स्पेरिकल, अब स्ट्रक्चर नहीं बताना, गोल है तो स्पेरिकल हो गया। रॉड शेप्ड, रॉड जैसा है तो रॉड शेप्ड हो गया। कॉमा जैसा, कॉमा समझते हो? कॉमा जैसा, कॉमा कैसा होता है? ऐसा, तो कॉमा शेप्ड हो गया, ठीक है। और स्पाइरल है तो स्पाइर्यूलम, स्पाइरल है तो स्पाइरुलम हो गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का कैटेगरी हो गया। दो बैक्टीरिया, द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity, different types of diversity show करेगा, बिल्कुल। Some of the bacteria are autotrophic, मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया है ना, इसका एग्जांपल आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे। या इसको हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मतलब मैंने जैसे बताया था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल के प्रेजेंस में खाना बना लेगा अपना, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएगा अपना, ठीक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप, ठीक है। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, फोटोट्रॉपिक भी और ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक भी है और कीमो ऑटोट्रॉपिक भी है। हेट्रोट्रॉपिक में तुम्हारा क्या दो मोड कह रहा है? दो मोड कह रहा है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स पे और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिक हो सकता है और सैप्रोफिटिक हो सकता है। डन। चलिए अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। हमने बताया दो तरह का होता है, एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहता है हेलोफाइल्स, लिखवा दिया था ऑलरेडी। हॉट स्प्रिंग्स में रहता है थर्मो एसिडोफाइल्स, ये भी लिखवा दिया आपका। और मार्सी एरिया में रहता है तुम्हारा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस तुम्हारा र्यूमेन ऑफ कैटल में भी पाया जाएगा। र्यूमेन ऑफ कैटल मतलब जो पेट वाला जो रीजन होता है उसको र्यूमेन ऑफ कैटल में भी पाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और ये सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों चाहिए? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था मिथेनोजेंस इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज cows and buffaloes. They are responsible for production of methane gas, ठीक है। तो मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डाइजेशन से बनता है मीथेन गैस, बाय डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो यहां से क्या निकलता है? मीथेन गैस, यहां से निकलता है मीथेन गैस, ठीक है। तो ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में कोई भी नाम तुमको ऐसे नहीं दिया है। अगर जैसे बट अगर नाम लिखोगे तो हेलोफिल्स में आ जाएगा तुम्हारा हेलोबैक्टर, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स में आ गया बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, याद होगा आपको, ठीक है। मार्ची एरिया में आ गया तुम्हारा मिथेनोबैक्टीरियम। तो एग्जाम्पल एक एक लिखना चाहते हो तो लिख लो,
तो ये आ जाएगा बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, सॉल्टी एरिया में आ गया हेलोबैक्टर। ठीक है, और मार्शी एरिया में या जो मिथेनोजेंस में आ गया मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनो बैक्टीरियम। ठीक है, अगला आते हैं यू बैक्टीरिया में। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू कहते हैं, यू मतलब ट्रू होता है यहां पे, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, क्या है भैया इसके पास, प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, और अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होगा, मतलब एक सेल वॉल प्रेजेंट है, एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको कहते हैं, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो अब आ गया साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी अभी आगे लिखाएगा, है ना। तो यार क्या हो गया, अजीब सा आंख में दर्द होने लगा। चल, साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, कैसा है ये, फोटोसिंथेटिक है और इसके पास होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो द साइनोबैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर में हो सकता है, मेराइन में हो सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी हो सकता है। तो सब जगह तुमको ये पाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। ध्यान से देखना बेटा, जेलेटिनस शीट। अब जो इनकी कॉलोनीज होती है इनके चारों ओर एक शीट होता है जिसको जेलेटिनस कह सकते हो, म्यूसिलेजिनस कह सकते हो, अलग अलग तरह का, दो तरह का तुमको शीट दिखेगा। जेलाटिन का बना है तो जेलाटिनस होगा, म्यूसिलेज का बना होता है तो म्यूसिलेजिनस शीट होता है। दोनों का काम होता है वाटर प्रूफिंग का काम करता है, तो ये खास करके एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, सम ऑफ दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, याद है ना, इसी को हम कहते थे एल्गल ब्लू। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस। पे बार बार सवाल आया है, जब भी पीवाईक्यू में सवाल आया तो इसी रीजन से आया है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो इसमें है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो इसमें है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो उसमें है, ये क्या है, इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, और जिसका एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनाबिना, जिसका एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स इन ब्लू ग्रीन एल्गे दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। स्पेशलाइज्ड सेल इन blue green algae that fixes atmospheric नाइट्रोजन, क्या कहते थे इसको, इसको हम कहते थे हेटेरोसिस्ट, इसको हम कहते थे हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना।
एंड एनापीना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूजेस द रियलाइज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, है ना। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एटीपी प्रोडक्शन कराता है, ये वाला जो चीज है ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो हमने फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात की है। तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो अलग अलग सल्फर बैक्टीरिया इसके लिए काम करेगा, आयरन बैक्टीरिया हो जाएगा और फास्फोरस के लिए अलग से बैक्टीरिया होगा। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल हमेशा आता है। तो अब तुम देखो कहीं लिखा था म्यूसिलेजिनस शीथ और जिलेटिनस शीथ, मोर और लेस एक ही बात होती है। ठीक है, काम क्या करता है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट यहाँ पे स्पेशलाइज सेल जो इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ये लेबल करने भी आ सकता है। क्या काम करेगा, इट विल हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट विल हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कैसा एल्गे, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे, ये याद रखिएगा, इसको पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो एक एक लाइन एनसीईआरटी को डिसाइफर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बिल्कुल ऑब्वियसली। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या करता है, जो कोई ऑर्गेनिजम्स है उसको खा के डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, कर्ड से कौन सा बनाता है, लैक्टोबैसिलस, याद है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे, लैक्टो बैसिलस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, याद है, पेनिसिलियम नोटेटम से बनता था एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, नाइट्रोजनस जो फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, वो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स ऑफ रूट। ठीक है, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। ठीक है, तो अब देखो कोलेरा, कोलेरा किससे होता था, विब्रो कोलेरा, कोलेरा विब्रियो कोलेरे। दूसरा टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तीसरा टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। चौथा सिट्रस कैंकस, सिट्रस कैंकर, किसका, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। चारों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ टर्म दे दिया, किससे हुआ वो नहीं दिया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कैसे बोल रहा है, तो वही टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकस एज वेल एज नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, फिजन मतलब एक से दो में टूट गया, इसको फिजन कहते हैं। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ गया, एक हो गया फिजन और एक हो गया स्पोर
फॉर्मेशन, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस by a sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to other, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए अलग एक टर्म आता है, अगेन इस टर्म को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। जब बैक्टीरिया आपस में चिपक जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। बट देन अगेन कॉन्जुगेशन अभी डिटेल में तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और डीएनए ट्रांसफर के लिए एक समान भी होता है, इसको हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर के लिए एक समान होता है इसको, जिसको हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। बट अगेन ये हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, पिलाई, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन, अगेन हम ये सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे डाल दो, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन का मतलब बेटा बदल जाता है, देखो ध्यान से समझना बेटा। अब यहां पे कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समझो, तो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं ये समझो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ, कैसे कैसे होते हैं। पहला होता है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, जैसे अगर मान लो कि हम बोले ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब इट विल बी एबल टू सर्वाइव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इट विल बी एबल टू ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव कर पा रहा है तो ऑब्लिगेट एरोब है। अच्छा, फैकल्टेटिव एरोब मतलब नॉर्मली एनेरोबिक रेस्पिरेशन में रहेगा, तो नॉर्मली विल शो एनेरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नॉर्मली सरवाइव करेगा, बट कैन टॉलरेट एरोबिक कंडीशन टू, मजबूरी में, तो इसको यहां पे लिखते हो फैकल्टेटिव मतलब मजबूरी में, क्या लिख सकते हैं, देखो समझो, दो तरह के आशिक होते हैं ना। पहला एक आशिक हुआ एकदम लैला मजनू हीर रांझा टाइप का आशिक है ना, कि भैया नहीं मिली हीर तो मर जाएंगे, हीर में फीमेल हीर ही है ना, हाँ हीर रांझा में, हाँ ठीक है। तो नहीं मिली हीर तो मर जाएंगे, तो ऐसा ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है ना, एकदम एकदम कौन सा वाला आशिक कहेंगे, एकदम मतलब एकदम सड़क छाप आशिक जो होता है वो वाला आशिक हो गया, ठीक है। बट दूसरे वाले हैं कि ठीक है हमको प्यार सीता से था, बट कोई नहीं हम बबीता के बाहों में भी जी लेंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया फैकल्टेटिव, ठीक है। तो ऑब्लिगेट मतलब हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, फैकल्टेटिव मतलब हुआ कि मजबूरी में काम चला लेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा दे लो, तो ऑब्लिगेट मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेट मतलब हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और फैकल्टेटिव मतलब क्या हुआ, फैकल्टेटिव मतलब कि मजबूरी में काम चला लेंगे, समझ में आया। है ना,
प्यार तो हमको सीता से था, पर बबीता भी मिल जाएगी तो कोई गल नहीं, है ना। दिल पे पत्थर रख के काम चला लेंगे, मरेंगे नहीं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। क्या दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? तो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ फैकल्टेटिव एनेरोब्स। फैकल्टेटिव एनेरोब्स है, मजबूरी में एनेरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है, बट नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ही शो कर रहा है। बट नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ही शो कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स के बारे में इतना ही आपको जानना है, इसके बियॉन्ड सवाल नहीं आएगा। बहुत पहले ऐसे फालतू चुंगू पुंगू सवाल आते थे, बट उन चुंगू पुंगू सवाल को अभी आप देखोगे हमारी पीवाईक्यूज में, तो हमने उन चुंगू पुंगू सवाल को हटा दिया। चलिए अगला आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स वेर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, वेर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, but the boundaries of this kingdom were not well defined. What may be a photosynthetic protestan to one biologist may be a plant to another. ठीक है, तो अगेन इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, मतलब जैसे क्लाइडोमोनास कहीं अलगे लिख देता है, कहीं ये है, बट मुद्दा बस इतना समझ लो कि जितने यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा है। जितने ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, मोटा मोटा इतना समझ जाओ, ये सबको प्रोटिस्टा में रख देता है। ठीक है, ये सबको प्रोटिस्टा में रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, मतलब सबको ही रख दिया, सबको ही रख दिया। तो किसको किसके बारे में पढ़ रहा है? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक, बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। बिल्कुल, यूकैरियोट है मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंस होगा। ठीक है, दूसरा, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड गैमेट फॉर्मेशन। तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अवेलेबल है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मोटाइल है तो सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। ठीक है, पहला आते हैं, इसको हम कहते हैं क्राइजोफाइट्स। तो इसको पॉइंट वाइज बस लिखना है, इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ जो ये पैराग्राफ दिया है इसको पॉइंट वाइज अपने कॉपी में लिख सकते हो तुम, मैं पॉइंट बना देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्मिड्स कहते हैं। इसमें क्या समझाओगे? गोल्ड कलर कैसा होता है? तो ये आ गया पहला पॉइंट। तो इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गे, जिसको डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरमेंट, दोनों जगह पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है और मेराइन एनवायरमेंट में भी पाया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक ही होगा ना, एक सेल कहां से तुम नेकेड आई से देख लोगे। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद से बनाता है। चौथा पॉइंट हो गया सर। ठीक है, इन डाई आइटम्स, देखो डाई आइटम्स की बात करें, अब यहां पे डाई आइटम्स की बात करें, द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। तो साबुन का डब्बी देखे हो, ऐसे एक के ऊपर एक फिट करता है, तो ये इसका बना हुआ है। तो ये आ गया पांचवा पॉइंट। तो सेल वॉल दो ओवरलैपिंग शेल का आपस में चिपका हुआ है, साबुन के डब्बे जैसा। ठीक है, द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका या इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका भी डालते हैं, अंग्रेजी अगर अच्छा है तो वहां तो लिख सकते हो। ठीक है, और सिलिका कभी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब सिलिका कभी खत्म नहीं होता या सिलिका कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो दीज वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, इसलिए ये सेल वॉल डिपॉजिट्स रह जाते हैं हैबिटेट में
एंड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स यही नीचे जमीन में रह गया, जिसको हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये समुद्र में तुमको डायटोमेशियस अर्थ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब समझते हो, ग्रिटी मतलब घसता है, मतलब फ्रिक्शन होगा इसमें, जैसे एक नहीं तो धार के लिए ऐसे छोटे छोटे। तो दिस इज यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। इस पर भी सवाल आया हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो ये 7वां पॉइंट, डायटोमेशियस अर्थ 8वां पॉइंट, और ग्रेटी है तो पॉलिशिंग में यूज हो रहा है 9वां पॉइंट। तो ये 9 पॉइंट आपका बनेगा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्राइजोफाइट्स में आता है, डायटम्स और गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्मीट्स कहते हैं। तो डायटम और डेस्मीट्स आ गया। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मेराइन हैबिटेट में भी रह सकता है। माइक्रोस्कोपिक है, वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट कर सकता है। ठीक है, ओवरलैपिंग शेल होते हैं, सेल वॉल। ठीक है, साबुन के डब्बी जैसा फिट होता है। वॉल्स में सिलिका है, इसलिए ये खराब नहीं होता, इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडिस्ट्रक्टिबल है तो जमीन में जाके आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं, जो काम करता है पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं बेटा, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, सॉरी दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो क्या भैया, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेसिस। अभी वहां पे देख रहे थे मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों है, तो यहां पहला पॉइंट लिख लो, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। तो मतलब सब कलर में अवेलेबल है मार्केट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, सेल वॉल कैसा बना होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। वहां पे सिलिका था, यहां पे सेल वॉल कैसा हुआ सर, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब यहां पे दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स, इन अ फरो बिटवीन द सेल्यूलोज प्लेट। तो कैसा होता है अभी दिखाते हैं बेटा। तो एक देखो, अगर मान लो कि ऐसा सेल वॉल है, जैसे मान लो कि ऐसा, मान लो कोई ऐसा स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का बना हुआ है। ठीक है, तो एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल है ना, और ये किसके बीच में, बिटवीन स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऐसे काट दो, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काट दो, तो तुमको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दिख जाता है। तो ये जो मूवमेंट शो करता है, तो लट्टू की तरह घूमता है। अगर मान लो एक फ्लैजिला ऐसे घूमेगा, तो लट्टू की तरह घूमता है। इसको हम कहते हैं वॉर्लिंग विप मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको, वॉर्लिंग विप मूवमेंट, लट्टू की तरह घूमता है ना। ठीक, अच्छा, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जांपल है गॉनी ओलेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल आया हुआ है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसका एग्जांपल है गॉनी ओलेक्स, क्या, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड मेक द सी अपीयर रेड। तो रेड टाइड होता है ड्यू टू रेड गॉनी ओलेक्स। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स और फिशेस। तो जो टॉक्सिन ये रिलीज करता है, वो टॉक्सिन काफी सेक्सी होता है, लाल कलर सेक्सी होता है, तो इसका नाम हमने रख दिया सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आ गया। तो 5 पॉइंट आया डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, इस 5 पॉइंट को तुम लिख सकते हो। ठीक है, क्या, सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का, मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेटिक, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, वॉर्लिंग वेव मूवमेंट शो करता है। एग्जांपल इसका गॉनी ओलेक्स है, अंडरगो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, तीसरा आते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड्स क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर एंड इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, पहला पॉइंट। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल के बदले एक प्रोटीन रिच लेयर है, इसको हम कहते हैं पेलिकल, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ब्रेक डांस करके दिखा देगा लौंडा अपना, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। दे हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। तीसरा पॉइंट आ गया, टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। या किसी और को खाएगा, और अगर सनलाइट है तो भैया अपना काम चला देगा। मतलब वही वाली बात है कि भाई घर में राशन पानी है तो खाना बना लेंगे, नहीं तो चोरी कर लेंगे, सिंपल सा चीज, ठीक है। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, सेम, मतलब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल आ गया यूग्लिना, एग्जांपल आ गया यूग्लिना, ठीक है। तो दो फ्लैजेला देख लेना, एक छोटू फ्लैजेला एक बड़ू फ्लैजेला। दो फ्लैजेला देख लो, एक छोटू फ्लैजेला हो गया, एक बड़ू फ्लैजेला हो गया। यहाँ पे फ्लैजेला दो आ गया, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स, तो अगेन सब कुछ सेम आ गया। तो 2 3 4 5 5 पॉइंट अपन। स्लाइम मोल्ड्स की बात हम करें तो स्लाइम मोल्ड्स को हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। आपने देखा यहाँ पे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होंगे तुम्हारे स्लाइम मोल्ड, ठीक है। क्या करता है भाई, इस पे 3 सवाल आया हुआ है और हर लाइन से सवाल आता है, कैसा। तो द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, सैप्रोफिटिक है तो मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा, एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता जाता है। सुटेबल कंडीशन में ये बनाता है एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो सुटेबल कंडीशन में क्या बनाया, सुटेबल या फेवरेबल कंडीशन में इसने बनाया प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या बन रहा है, प्लाज्मोडियम बन रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में बात करेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन में द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स ऑन देयर टिप। तो अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडी बना, एंड फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर बन गया, जिसके पास ट्रू वॉल्स है। स्पोर्स का जो वॉल है दे आर ट्रू वॉल, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट से, और जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहां पे जाके वो ग्रो कर जाएगा। तो सिंपल सा है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाया, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाया, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर्स था, स्पोर्स के ट्रू वॉल्स थे, और एडवर्स कंडीशन में ये निकल जाता था और डिस्पर्स होता था एयर करंट से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके बनते हैं स्लाइम मोल्ड से, और हर पॉइंट पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। प्रोटोजोन्स की बात करेंगे तो ऑल प्रोटोजोआसा हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब यहां पे हमने स्लाइम मोल्ड की बात की, तो स्लाइम मोल्ड में हमने बोला सैप्रोफिटिक है, यहां पे ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, ठीक है, बिल्कुल सही। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, एंड 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ है। कैसा, सबसे पहला होगा एमीबॉइड प्रोटोजोआ। एमीबॉइड प्रोटोजोआ मतलब क्या हुआ कि इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा दैट विल बी स्यूडोपोडिया, एमीबा के शेप का होगा, तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, मैंने अभी आपको बताया है ना, फॉल्स फीट कहते हैं इसको, एज इन एमीबा, ठीक है। इनके जो मेराइन फॉर्म्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिएगा, इनके जो मेराइन फॉर्म्स हैं दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, क्यों भाई, ताकि प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है।
सम ऑफ देम सच एज एंटेमीबा हिस्टोलिटिका आर पैरासाइट, कुछ कुछ इसमें पैरासाइट भी होते हैं। एग्जाम्पल आ गया एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो बेसिकली होता कैसा है, मान लो एमीबॉइड्स मतलब इरेगुलर शेप। ठीक है, अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है ये। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करता है, चारों ओर अपने प्रे को इनगल्फ कर लेता है और खा जाता है। ठीक है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता था, ये डिसेंट्री कॉज करता था, जिसको हम कहते थे एमीबिक डिसेंट्री। एमीबिक डिसेंट्री वॉज कॉज बाय एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, अगला है बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अभी हमने कौन सा देखा था, अभी हमने देख लिया था एमीबॉइड। ठीक है, फ्लैजिलेटेड मतलब, तो दीज मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, क्या है इनके पास, लोकोमोटरी ऑर्गन दे हैव इज फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच अ स्लीपिंग सिकनेस, है ना। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज होता है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। ठीक है, इसका एक वेक्टर होता है, इसके वेक्टर का नाम है सीसी फ्लाई। इसका जो वेक्टर है इसका नाम है सीसी फ्लाई। किसका जो इसका वेक्टर है, किसका, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का जो वेक्टर है उसका नाम है सीसी फ्लाई। ठीक है, तीसरा आ गया बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा, दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब जब फ्लैजिला की बात कर रहे हैं तो फ्लैजिला एक या दो फ्लैजिला होगा, ज्यादा फ्लैजिला नहीं होता। बट सीलिया की बात करेंगे तो सीलिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो दे हैव अ कैविटी जिसको हम गलेट कहते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अच्छा, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। ठीक है, तो सीलिएटेड में आ गया तुम्हारा पैरामीशियम। इसका जो माउथ है उसको हम कहते हैं गलेट, और क्या होता है कि ये वाटर करंट बनाता है जिससे खाना इसके गलेट में जाके घुस जाता है। ठीक, अगला है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है, अगेन दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। याद है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, बात करते थे हम प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करते थे, प्लाज्मोडियम वाइवाइस की बात करते थे, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात करते थे, है ना। तो द मोस्ट अब नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्पोरोजोन्स में क्या आ गया तुम्हारा प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल हो गया। तो एक एक एग्जाम्पल सबका आपको याद रखना है। अगेन मैं याद दिला दूं, एमीबॉइड का एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा, सीलिएटेड का पैरामीशियम, और स्पोरोजोन का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। अगले किंगडम पे आते हैं, दैट इज किंगडम फंगाई। ठीक है, फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी सीन ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स, कहीं पे भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगाई। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ठीक है, तो जो मस्टर्ड लीफ पे आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेल्युलर फंगाई एग्जाम्पल ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, है ना। हमने बात किया था सेक्चेरोमाइसिस सर्विस, है ना। ठीक है, अदर फंगाई कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो वीट रस्ट इज कॉज बाय पक्सीनिया, है ना। ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी देखने को मिलेगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, सम ऑफ आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम निकला। ठीक,
तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फंगाई आर कॉस्मोपोलिटियन, मतलब कहीं पे ही पाया जाएगा, एयर पे, हवा में पाया जा सकता है, वाटर में पाया जा सकता है, सॉइल में पाया जा सकता है, दूसरे एनिमल पे पाया जा सकता है, या दूसरे प्लांट पे पाया जा सकता है, मतलब कहीं भी आपको देखने को फंगाई मिल जाएगा। ठीक है, कैसे रीजन में ग्रो करते हैं? दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक, अच्छा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फ्रिज इन द रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो अगर गर्म जगह रहेगा, मॉइस्ट जगह रहेगा, तो खाना खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज यूनिसेल्यूलर, ईस्ट यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फंगाई आर फिलामेंटस। तो नॉर्मली फंगाई क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन इज ईस्ट। ठीक है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। तो एक पॉइंट समझो, बॉडी क्या चीज का बना होता है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। इस हाइफे के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। समझो, अभी दिखाता हूं मैं डायग्राम। तो सपोज मान लो कि कोई भी फंगाई है। ठीक है, अब मान लो कि हम राइजोपस का डायग्राम बना दें, तो कुछ ऐसा है। तो यहां से एक थ्रेड लाइट निकला, यहां से एक थ्रेड लाइट निकला। ठीक है, और ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे माइसीलियम, जो नेटवर्क को हाइफे बना रहा है। ठीक है, और ये जो है, इसको हम कहेंगे हाइफे। ठीक है, तो हाइफे और माइसीलियम का डिफरेंस समझ में आ गया। तो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड हाइफे, और हाइफे का अगर नेटवर्क है तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। तो कुछ हाइफे में क्या है? बंटवारा नहीं किया हुआ है, तो दे हैव मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। इस तरह के हाइफे को हम सीनोसिटिक हाइफे कहते हैं। सीनोसिटिक हाइफे कहते हैं। तो अगर हाइफे के वॉल में बंटवारा नहीं किया गया है, तो इस तरह के हाइफे को हम सीनोसिटिक हाइफे कहते हैं। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफे। मतलब अगर देखो, सिंपल सा चीज, अगर मान लो कोई हाइफे है, इसका बंटवारा नहीं किया है, तो सीनोसिटिक हाइफे। और अगर इसमें बंटवारा कर दिया गया है, तो तुम्हारा ये वाला जो हो जाएगा, इसको हम सेप्टेट कह देंगे। ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। आपको पता है फंगाई का सेल वॉल क्या चीज का बना होता था? फंगल सेल वॉल बना होता था काइटिन का, विच इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन ग्लूकोजामाइन। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सकता था, तो दे कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। तो मतलब फंगाई भी किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है रहने और खाने दोनों के लिए। तो इसलिए उस तरह के फंगाई को हम कहते हैं पैरासिटिक फंगाई। ठीक है, और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं विथ एल्गे, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं एसोसिएशन विथ एल्गे एंड फंगाई इज कॉल्ड लाइकेंस। ठीक है, जिसमें फंगाई क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन का, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, और एल्गे क्या करेगा? एल्गे खाना बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसा कैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? पहला है इसको हम कहते हैं लाइकेंस, और दूसरा है इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा किससे है? बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। और लाइकेंस कैसे है?
एल्गे और फंगाई के बीच में। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, कैसे? फ्रैगमेंटेशन से, पढ़ा है आपने फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, छोटे फ्रैगमेंट टूट गए एंड फ्रैगमेंट्स विल गिव राइज टू न्यू फंगाई। फिजन से, फिजन बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है। बडिंग से, बडिंग में एक बड डेवलप होता है जिससे ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स और कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं, हम उसी स्पोर्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, और इसी के बेसिस पे फंगाई को हम डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल फॉलोज 3 स्टेप। तो इनके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में 3 स्टेप फॉलो होता है। कौन कौन से 3 स्टेप है सर? पहला, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट। तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, या मोटाइल हो सकता है या नॉन मोटाइल गैमेट्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, इसको हम कैरियोगैमी कहते हैं, और उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होगा, जिससे हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या हुआ? पहला, या तो फ्यूजन बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, तो उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया तो उसको प्लाज्मोगैमी बोल दिए। उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज किया तो उसको हम कैरियोगैमी बोल दिए, और उसके बाद मियोसिस हुआ, उसमें जो जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ तो बना हैप्लॉइड स्पोर। तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉइड होगा, तो उसके बाद यहां पे स्पोर्स बन गया। ठीक है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, तो क्या होता है? 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम क्लोज टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि ये पड़ोसी है हाइफे कंपैटिबल, ठीक है, और ये दूसरा हाइफे है, ठीक है, दोनों बोलेगा ब्रो लेट्स स्टिक टुगेदर, तो ये दोनों में आपस में पोकी पोकी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, तो ये एन है, ये एन है, दोनों फ्यूज करेगा तो सर क्या बनाएगा? दोनों फ्यूज करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहेंगे 2n। ठीक है, कुछ केस में ये बोलते हैं कि भाई हम रिलेशनशिप पहले अपना टेस्ट कर लेते हैं, तो लिव इन में रह लेते हैं, मतलब एक ऐसा स्टेज में रहते हैं जिसको हम कहते हैं n+n स्टेज, जिसको हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप वाला, कि भाई रुको, फ्यूज होने से पहले देख लेते हैं कि हम दोनों कंपैटिबल हैं भी या नहीं, तो इसको हम कहते हैं डाई कैरियन स्टेज। क्या कहते हैं इसको? डाई कैरियन स्टेज। ठीक है, और जो फ्यूज हो गया वो बना दिया जाइगोट। तो यही वहीं पे बात कर रहे हैं कि इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। कुछ केस में भैया चटमंगनी पट ब्या। ठीक है, हाउएवर इन अदर फंगाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एन इंटरवीनिंग डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो कहां पे? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एन इंटरवीनिंग डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट, और उसके बाद ये बाद में फ्यूज करेगा और बन जाएगा डिप्लॉइड। उसके बाद ये बाद में फ्यूज करेगा और बन जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, तो द फंगाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सोर्स। तो अब क्या हुआ? तो यहां पे जो जाइगोट बना, जाइगोट में फिर मियोसिस हुआ, तो मियोसिस हुआ तो इससे क्या बना? इससे बन गया हैप्लॉइड स्पोर, इससे बन गया हैप्लॉइड स्पोर। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल फंडा है ना। पहले बात की हम क्या? हमने बात किया कि अगर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट का हो रहा है तो उसको हम कहा प्लाज्मोगैमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो गया तो कैरियोगैमी, और उसके बाद बना जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस हुआ और बन गया हैप्लॉइड स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे क्या कहा? यहां पे 2 कंपैटिबल हाइफे था। ठीक है, दोनों हाइफे आपस में चिपक गया, तो 2 कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन कि दोनों एक साथ चिपक गया और तुरंत जाइगोट बना दिया, दैट इज 2n स्टेज।
दूसरा कंडीशन जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको देखने को मिला कि दोनों साथ नहीं चिपका, N+N या डाई कैरियन स्टेज बनाया, और उसके बाद जाके कहीं जाके बाद में जब इनको लगा कि नहीं हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो वहां पे जाके फिर इन्होंने क्या बना दिया, वहां पे जाके इन्होंने जाइगोट बनाया, जाइगोट में मियोसिस हुआ जिससे बना हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, अच्छा, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो अब ये वेरियस क्लासेस में डिवाइडेड है, कौन कौन से क्लासेस में डिवाइडेड है वो हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बेटा, इसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स and on decaying wood in moist and damp places such as obligate parasite on plant। तो कहां कहां पाया गया, पहला एक्वाटिक हैबिटेट में पाया गया, ठीक है, दूसरा डिकेइंग वुड सड़े हुए लकड़ी पे पाया गया, तीसरा मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे पाया जाए, और कहीं कहीं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब होस्ट के बिना मर जाएगा, प्लांट्स पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, माइसीलियम ए सेप्टेट है और सीनोसिटिक है, याद है, माइसीलियम ए सेप्टेट का मतलब बंटवारा नहीं हुआ है सेप्टम में, और सीनोसिटिव है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इनके पास है, पढ़ा था हमने ना, मल्टी, यहां लिख लो साइटोप्लाज्म। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, मोटाइल है, और बाय ए प्लानोस्पोर विच इज नॉन मोटाइल। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जूस्पोर से भी हो सकता है, जूस्पोर मोटाइल है, और ए प्लानोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल। ठीक है, स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स कहां प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर, कहां पे, एंडोजीनसली, वर्ड याद रखना, एक्सोजीनसली बाहर, एंडोजीनसली अंदर, तो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा स्पोर्स। ठीक है, A zygospore is formation of fusion of two gametes। ठीक है, the gametes are similar in morphology इसलिए आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस। हमने बताया था कि अगर दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उसको आइसोगैमिस कहते हैं, अगर दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं तो उसको एनाइसोगैमस कहते हैं, और अगर मेल जो है मोटाइल होता है और फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल होती है तो उसको हम ऊगैमी कहते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लो, आइसोगैमेट कैसा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। ठीक, एन आइसोगैमेटिक गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट। ठीक है, और तीसरा ऊगैमी। ऊगैमी में क्या हुआ बेटा, ऊगैमी में क्या हुआ, ऊगैमी की अगर हमने बात किया तो यहां पे लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, ठीक, तो क्या बना, तो जाइगोस्पोर बना, यहां पे कौन सा स्पोर बना, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो दोनों सिमिलर है तो आइसोगैमस, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, ठीक है, राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और एल्ब्यूगो जो वही बोल रहा था पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, इस पे भी सवाल आया हुआ है। तो एग्जांपल क्या हुआ, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगे। तो यहां पे देखो, या ये म्यूकर है, ये ये एस्परजिलस है,
और ये गैरिकस है, ये अलग अलग उसका है, वो आगे वो तुम देखोगे। ठीक ठीक, तो म्यूकर दिखा दिया है, 2.5A म्यूकर है, बाकी तुम्हारा एस्परजिलस और एगैरिकस है। अभी आगे एगैरिकस और एस्परजिलस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइकोमाइसीटीज का फिर से एक बार रिवीजन कर ले। क्या? फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, डैम प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, माइसीलियम एसेप्टेट है तो सिनोसिटिक कंडीशन दिखाता है। ठीक है, जूस्पोर और मतलब मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर दोनों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और जो स्पोर है वो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, जाइगोस्पोर फॉर्म होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। अब ये गैमीट आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं और ऊगैमस भी हो सकते हैं। और एग्जांपल क्या है सर? म्यूकर, राइजोपस और एल्बिको। ठीक है, दूसरा आते हैं, इसको हम कहते हैं एस्कोमाइसिटी। एस्को मतलब क्योंकि सैक फंगाई है तो इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जांपल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट, जिसको सेक्चरोमाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर होते हैं, एक ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे काम करेंगे। डीकम्पोजर्स हैं अगेन। ठीक है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक हो सकता है। एंड कोप्रोफिलस है, कोप्रोफिलस मतलब पॉटी खा के रहेंगे, पॉटी मतलब काउ डंग वगैरह खा सकते हैं या किसी और जानवर का डंग खाते हैं, उसको हम कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है? माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब किसका ना तुम टेबल बना लोगे तो और अच्छा है। ठीक है, तुम सीधे माइसीलियम का डालो सेम टर्म पे और यहां पे सेम लाइन लिखोगे तो तुमको डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर क्या है भैया? यहां पे कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर क्या है यहां पे? कोनिडिया। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर। तो कैसे बन रहा है? अभी पहले वाले में एंडोजीनसली देखे थे, यहां पे कैसे बन रहा है? यहां पे एक्सोजीनसली ऑन कोनिडियोफोर्स। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स कहां है? एस्कोस्पोर्स है। पहले हम देखे थे क्या थे? जाइगोस्पोर देखा था, यहां पे कौन सा देख रहे हैं? यहां पे हम एस्कोस्पोर्स देख रहे हैं। अगेन ये कैसे बन रहा है? इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक, इसलिए इसको सैक फंगाई कहते हैं। तो यहां जो सेक्सुअल स्पोर है वो एंडोजीनसली है और एसेक्सुअल स्पोर है वो एक्सोजीनसली है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जो है, एसेक्सुअल स्पोर क्या है? एसेक्सुअल तुम्हारा जो है ये कोनिडिया है और ये कैसे बना है? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ना। और जो सेक्सुअल स्पोर है क्या है? एस्कोस्पोर। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एंडोजीनसली। प्लीज इसको ध्यान रखना, इस पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनाया, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा तो उसको हम एस्को कार्प्स कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा तो उसको हम एस्को कार्प्स कहेंगे। एग्जांपल में एस्परजिलस आ गया। ठीक है, क्लेविसेप्स आ गया और न्यूरोस्पोरा आ गया। न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या है? मोरल्स एंड ट्रफल्स है। मोरल्स एंड ट्रफल क्या होता है सर? मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, है ना। तुम देखोगे ट्रफल केक होता है ना, तो ये खाया जाता है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल्स एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। तो अगर तुम एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के टेबल बना दोगे और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स करके बना के देखोगे तो तुम्हारा बड़ा आसानी से तुमको याद करने में आसान हो जाएगा। 2-3 बार देखोगे तो अपने आप तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है बेटा, उसको हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल। एग्जांपल क्या हो गया? मशरूम्स हो गया, ब्रैकेट फंगाई हो गया और पफ बॉल्स। ठीक ठीक, ग्रो इन सॉइल्स ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प इन द लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट एज रस्ट एंड स्मॉट। तो पेड़ उड़ पे भी उगता है और पैरासाइट के फॉर्म में भी आता है। यहां भी माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सिर्फ पहले केस में तुम्हारा एसेप्टेड सिनोसिटिक था, इस केस में ब्रांच्ड और सेप्टेड है। ठीक है, यहां पे सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर इज नॉट फाउंड।
तो यहां देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे तुम्हारा एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल स्पोर इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, एसेक्सुअल स्पोर इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल स्पोर जो आपका बेसिडियोस्पोर होगा और जो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा वो बेसिडियोकार्प बनाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज बॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट चेन्स ऑफ जीनोटाइप, जो हमने बताया था कि 2 सोमैटिक सेल फ्यूज किया, ठीक है, और ये रिजल्टेंट जो बनाया ये बनाया डाइकैरियोन स्टेज, जैसे अभी आपको बताया था N+N स्टेज, है ना, स्टेज, ठीक है। इससे अल्टीमेटली बना बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियम में मियोसिस हुआ तो बना बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडियोस्पोर कैसे बना? बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली बना है बेसिडियम पे, पिछले वाले में एंडोजीनसली देखे थे, यहां पे एक्सोजीनसली ऑन बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियम आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, तो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। एंड इसका एग्जांपल देख लो क्या, एगैरिकस मशरूम जो हो गया आपका, यूस्टिलैगोस्मट हो गया और पक्सीनिया रस्ट फंगस जो वीट पे पाया जाता था, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें देखो, मशरूम ब्रैकेट फंगाई पफ बॉल हो गया, ठीक है। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं जाया जाता बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है बट प्लाज्मोगैमी हो जाता है बाय फ्यूजन ऑफ 2 हाइफे, ठीक है, जिससे बनता है N+N स्टेज, ठीक है, जो बाद में फ्यूज कर जाएगा और बनाएगा बेसिडियम। बेसिडियम में मियोसिस होता है तो इससे बनता है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर कैसे बन रहा है? एक्सोजीनसली बन रहा है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी देगा दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। एग्जांपल हो गया एगैरिकस, यूस्टिलैगो और पक्सीनिया, ठीक है। अगला आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज इसका जब पता चलेगा तो फिर इसको उसी हिसाब से बाद में डाल दिया जाएगा किसी दूसरे क्लास में। तो इसका सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to, ठीक है। तो it is also possible that the asexual or vegetative state have been given one name and sexual stage has been given another name, ठीक। मतलब अगर मान लो जब इसका सेक्सुअल स्टेज पाया जाएगा तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में कुछ और नाम था, बाद में किसी और क्लास में चला गया तो उसका नाम बदल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वंस परफेक्ट स्टेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डिस्कवर्ड, दे आर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। तो यहां पे सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर काम कर रहा है, और एसेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनिडिया है। एसेक्सुअल स्पोर क्या है? कोनिडिया है, ठीक है। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers, ठीक है। तो कुछ सैप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट्स हैं, बाकी सारे जो है डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, which helps in mineral cycling. Example ऑल्टरनेरिया, कोलिकोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। इस पे सवाल आया, ऑल्टरनेरिया, कोलिकोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो अगर आप एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का एक टेबल बना लोगे तो किंगडम फंगाई एक पेज में आपका हो जाएगा, और सिर्फ उसको देखोगे आपको याद आ जाएगा। 1 से 2 सवाल आप सिर्फ किंगडम फंगाई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं किंगडम प्लांट। प्लांट किंगडम के बारे में तो हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, देखते हैं, बट एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ लिखी है तो बात कर लेते हैं।
तो किंगडम प्लांटाe इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली नोन एज प्लांट्स, ठीक। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है, जैसे ब्लैडर वर्थ हो गया, वेनस फ्लाईट्रैप आ गया, एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। कस्कटा और रेफ्लेशिया दोनों पैरासाइट होते हैं, ये हमने बात किया था, ठीक, कस्कटा एंड रेफ्लेशिया, ठीक है, दोनों पैरासाइट होते हैं, ठीक है। द प्लांट सेल्स have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। तो सेल वॉल पता है आपको, प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है, फंगस में देखा था आपने काइटिन का बना होता है। तो इसमें क्या क्या आ गया, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो अगले चैप्टर में हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, तो सबका लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनिमिलिया की बात करेंगे तो किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड लैक सेल वॉल। तो एनिमल में आपको पता है सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी और स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और फैट के साथ स्टोर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, होलोजोइक, मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं। मैंने आपको बताया था हेट्रोट्रॉप में 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाया था मैंने शुरू में ही। एक तुम्हारा क्या बताया था, एक मैंने बताया था, एक तुम्हारा बताया था मैंने होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक। दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, ग्रोथ इनटू एडल्ट इन डेफिनिट शेप एंड साइज, ठीक है। इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस पे भी हम बात करेंगे चैप्टर 4 में, तो इसको भी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं महसूस होती है। अगला आते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकन। हर बार इस पे एक सवाल तो आया ही है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो क्या भैया, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and prions, ठीक है। अच्छा, मतलब एसेलुलर इनका किसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी प्लेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, रोज ही होता है मुझे। नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered as truly living, है ना। It is the connecting link between living and non-living things, ठीक है। तो the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure आउटसाइड द लिविंग स्टेज। तो लिविंग स्टेज के बाहर, अगर मान लो कि लिविंग सेल के बाहर है, तो वो इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, है ना। लिविंग सेल के बाहर वो जिंदा नहीं रह सकता है, लिविंग सेल के अंदर ही रहेगा। तो मतलब इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, आउटसाइड द बॉडी इट इज इनर्ट, आउटसाइड द बॉडी ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये 2 तरह का वायरस अभी बात करेंगे, ये वाला टीएमवी है, ये वाला बैक्टीरियोफेज है, इस पे बात करेंगे अभी, ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे कैन टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, ठीक है। तो वुड यू कंसिडर वायरस एज लिविंग और नॉन लिविंग? तो भाई बीच में है ना, आउटसाइड द बॉडी एसेल्युलर है, अंदर बॉडी जिंदा बच जाता है, अंडर बॉडी पे फिर ये काम करता है, ठीक है। वायरसेस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवेनॉस्की, डिमिट्री इवेनॉस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तो टीएमवी डिस्कवर किया था
बाय डीजे इवेनॉस्की, ठीक है। दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता था, ठीक। बीजरनिक demonstrated the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen as virus. Name the new pathogen virus. तो अब यहां पे बात आएगा, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी यहीं पे तुमको कंफ्यूज करती है। लोग पहले लिखते थे कि लुईस पैस्चर गेव द टर्म वायरस। किसने दिया टर्म वायरस? यहां पढ़ो, एमडब्ल्यू बीजरनिक, लिखो एमडब्ल्यू बीजर निक ने टर्म वायरस दिया, ठीक है। यही देखो ना, देखो ध्यान से सुनो। एमडब्ल्यू बीजरनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको एंड कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, है ना। इस नए पैथोजन को वायरस टर्म किसने दिया? एमडब्ल्यू बीजरनिक ने दिया। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एट कंटेजियम विवम फ्लूइडम, कंटेजियम विवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। तो पहला डीजे इवेनॉस्की, हमारे डीजे चचा, पहला पॉइंट 1892। दूसरा बीजरनिक, बीजरनिक ने टर्म वायरस दिया और कंटेजियम विवम फ्लूइडम बोला, ठीक है। और तीसरा हमारे थे स्टेनली का डब्बा, स्टेनली चाचा, दैट इज WM स्टेनली, ही क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक, ठीक है। हमने बात पहले कर ही लिया था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ही ली थी, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. Viruses contain genetic material that could be either RNA and DNA, but कोई वायरस दोनों RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं रह सकता, ठीक है। या तो RNA हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो DNA हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, बट दोनों RNA और DNA का भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। A virus is a nucleoprotein and a genetic material is infectious, ठीक है। तो अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है, बिल्कुल। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो प्लांट वायरस में देखो, प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और एनिमल वायरस में आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन लिख लेना, इसमें एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, PYQ में आया हुआ है, इसलिए मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जेनेटिक मटेरियल। तो प्लांट वायरस है, बट इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। तो बैक्टीरियोफेज मेरा जो है डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, क्यूबी फेज में तुम्हारा RNA होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैस्पिड विच इज मेड अप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड कैप्सियोमर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोटीन की बात की है, तो न्यूक्लियर प्रोटीन में क्या क्या गया? न्यूक्लियस में आ गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। प्लांट में जनरली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और एनिमल्स में या सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ठीक है। प्रोटीन कोड जो है उसको हम कैस्पिड कहते हैं, कैस्पिड के सब यूनिट जो है उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, दैट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हर्पीज, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से, हर्पीज सिंप्लेक्स आ गया तुम्हारा, HPV वायरस से तुम्हारा, फिर स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, और मम्स भी आ गया, ठीक है। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज बाय अ वायरस जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है।
इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड सडन ग्रोथ। ये भी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये वाला जो वायरस है देखो, ये टीएमवी है। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बैक्टीरियोफेज है। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया को खाएगा। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होता है? 1971 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टी.ओ. डायनर, ठीक है, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। याद रखो पहला पॉइंट, इट इज स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बीमारी क्या कॉज किया? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट आर फाउंड इन वायरसेस एंड हेंस द नेम वायरॉइड। तो क्या है भैया? आरएनए प्रेजेंट है बट प्रोटीन कोट एब्सेंट है, इसलिए इसको वायरॉइड बोल दिया गया। ठीक है, द आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट होता है वायरॉइड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज स्मॉलर देन वायरस, इट इज स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, प्रायोन्स की बात करेंगे तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो यहां पे सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन था एंड दे वर सिमिलर इन साइज टू वायरस। तो याद रखिएगा वायरस से बराबर साइज में था। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वायरॉइड सबसे छोटा है। ठीक है, वायरॉइड सबसे छोटा है और उसके बाद वायरस और इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना। तो ये याद रखिएगा। ठीक, क्या है? द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायोन्स इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, जिसको हम मैड कॉ डिजीज कहते हैं, मैड काउ डिजीज। ठीक है, इन कैटल। और इंसान में होता है क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज। तो कौन कौन सा डिजीज हुआ? वायरॉइड्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हुआ। ठीक है, यहां पे प्रायोन्स की वजह से बीएससी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी या मैड कॉ डिजीज, और इसका एक वेरिएंट जो है क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज, जो प्रायोन्स की वजह से होता है। तो इंसान में क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज होता है, कैटल्स में मैड कॉ डिजीज होता है। हर लाइन पे सवाल तुमको देखने को मिल जाएगा इसके। ठीक, लाइकेंस की बात करेंगे तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। तो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंड कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंड कहते हैं, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। तो एल्गे खाना प्रोड्यूस किया, फंगाई शेल्टर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प किया, और इस क्लोज एसोसिएशन को हम लाइकेंस कहते हैं। याद रखिएगा, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब दे कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, मतलब दे कैन नॉट ग्रो इन SO2 मीडियम। तो अगर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड के मीडियम में दे फेल टू ग्रो, तो दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जहां पॉल्यूशन होगा वहां पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने इस चैप्टर का द एंड कर दिया। अब आप जाइए इसके PYQ और एग्जाम्पलर को सॉल्व कीजिए और मजे कीजिए। इसके बियॉन्ड आपका एक भी सवाल नीट में नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट।